स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, बेसिकली अगर जो हम जनरल साइंस की टर्म की बात करें तो उसमें ये जनरल साइंस के अंदर आता है, बट जो आपके कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं उनमें ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के टॉपिक और सब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, और ये आपका स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर और सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो जिसमें हमने अभी तक जो है सेट 3, ठीक है, 3 सेट हमने कवर कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू से संबंधित हैं। ठीक है, और आज का जो पार्ट रहने वाला है हमारा, जिसमें हम चैप्टर नंबर सेट नंबर 4, ठीक है, सेट नंबर 4 में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित है उनको करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी करते रहें साथ में अपने फ्रेंड्स के बीच में। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग दीज आर इज अ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये 7 बेसिकली गैसेस हैं, 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। 7 गैसेस हैं, उन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जिसमें से पहली है आपकी वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स, ठीक। फिर सेकंड नंबर पर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। थर्ड है आपकी मीथेन CH4, ठीक है। फोर्थ है आपकी नाइट्रस ऑक्साइड NOx लिखते हैं हम इसे, और 4 हो गई। पांचवी है आपकी ओजोन O3, और देन CFCS, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। एंड देन लास्ट HFCS, ठीक है, ये एस छोटा वाला है, ठीक है। HFCS क्या होता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये 7 जो है गैसेस बेसिकली ये क्या कहलाती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये करेक्ट आंसर हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी रेस्ट ऑफ द गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेसिकली ये क्या है? एक तरीके की पॉइजनस गैस है। पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस है ये, ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? बेसिकली ये निकलती है आपकी ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको डिनोट करते हैं CO, ठीक है, CO से हम इसको डिनोट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू। हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये कि पूछा जा रहा है कि जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड का मीन्स ये है कि कौन सा ऐसा जू है जो इनमें से पहाड़ी इलाकों में है, हिल स्टेशंस पर है, सबसे ऊंचाई पर, ठीक है। तो इसमें से चलिए हम वन बाय वन सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहला जो ये है चाइयेन माउंट जू, ये बेसिकली कहाँ पर है? ये है आपका USA के अंदर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर, जो कि 6800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। USA में ये सिचुएटेड है बेसिकली, ठीक है। फिर बात करें GB पंत हाई एल्टीट्यूड जू, हाई जू, ठीक है, जो पंडित GB पंत हाई जू है, ये आपका कहाँ पर है? ये है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है ये। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है? 6900 फीट की ऊंचाई पर है। देखिए ये जो भी हम हाइट ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? मीन सी लेवल से, ठीक है, MSL मीन सी लेवल से हम ये सारी हाइट्स को कंसिडर करते हैं। फिर जो थर्ड है आपका हिमालयन जू पार्क, जो सॉरी जूलॉजिकल पार्क, जो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ये आपको देखने को मिलता है सिक्किम में, सिक्किम की कैपिटल गैंगटोक में, गैंगटोक के अंदर, और जिसकी हाइट है 5840 फीट की, ठीक है। देखिए इन सब में सबसे कम कौन सा आ रहा है आपका? ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। फिर नेक्स्ट है पद्मजा, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा हिमालयन पद्मनाभ नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो ये जो पार्क है आपका, ये आपका सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग, ठीक है, वहाँ पर दार्जिलिंग में है। और इसकी जो हाइट है मीन सी लेवल से, ये है 7000 फीट पर, ठीक है। देखिए हमको सारी हाइट्स पता लग गई जितने भी जूलॉजिकल पार्क्स हैं। तो
इनमें से पूछा गया था सबसे हाईएस्ट पे कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, ये एक लीडिंग सोर्स ऑफ स्ट्रेटजी है जिसमें हम क्या करते हैं कि फ्यूचर की एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड इमिशंस के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये मैगजीन है और ये किसके द्वारा रिलीज की जाती है, जैसे बहुत सारी आपकी मैगजीन्स आती है ना आउटलुक। ठीक है, तो ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, ये आपके फ्यूचर एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को और उनके कंसर्न्स को रेज करती है, उसके बारे में लिखा जाता है इसमें। ठीक है, और इसको इशू कौन करता है, इसको इशू करता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। देखिए ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है इसको इशू करती है। और इस एनर्जी जो बेसिकली आउटलुक है ये कहाँ पर बेस्ड है, पेरिस बेस्ड है ये, पेरिस। पेरिस किसकी कैपिटल है, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, और फ्रांस के जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। क्लियर, ये बेसिकली फ्रांस बेस्ड एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट हुई थी इस एजेंसी की, ये करी गई थी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, किसका फ्रेमवर्क है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इसकी जो है आधारशिला या इसका कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, और इसकी जो फाउंडेशन ईयर है कब शुरू किया गया था, ये 1974 के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली एनर्जी या फ्यूचर एनर्जी के रिसोर्सेज और उनके संरक्षण के बारे में बात करती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयज द ओजोन लेयर, इनमें से कौन जो है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, तो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करने वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ये पूछा है इसमें। तो देखिए वो होता है आपका बेसिकली क्लोरीन। ठीक है, तो देखिए आपने ये जो आपका ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का उसमें हमने ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात करी। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी, वाटर वेपर्स थी एक तो, ठीक है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्स ऑक्साइड, फिर आपका था क्या था, ओजोन था, सल्फर और ये था क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये सारी क्या थी, आपकी ग्रीन हाउस गैसेस थी जो ओजोन लेयर को डिप्लॉय मतलब उसको नष्ट कर रही थी। ठीक है, करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन होल के डिप्लीशन के लिए। तो अब इन एलिमेंट्स में वो कौन सा एलिमेंट है ये पूछा गया कि जो लेयर को डिस्ट्रॉय करता है, वो है क्लोरीन। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो क्लोरीन है। अब देखिए ये कैसे होता है, पहले तो ये समझ लीजिए। अगर जो हम बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है आपका, ये वाला जो पार्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, क्लोरीन होती है आपकी, क्लोरीन। ठीक है, जब क्लोरीन और ओजोन के साथ रिएक्ट करती है, O3 के साथ, ओजोन होता है O3, इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये बनाती है ClO प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जो ओजोन था वो कन्वर्ट किस में हो गया, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, ये तो एक अलग कंपाउंड बन गया, बट ये क्या बन गया, एक जो नॉर्मल ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया ओजोन को डिप्लीशन के लिए, आपकी क्लोरीन। ठीक है, अब देखिए अब ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ओजोन लेयर काफ़ी देर से हम लोग बात कर रहे हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन लेयर एक्चुअली करती क्या है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आती हैं अर्थ सरफेस पर, उनसे हमें बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, और इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक एग्रीमेंट साइन हुआ बहुत सारे कंट्रीज के बीच में कि हमें जो है ओजोन की जो लेयर है उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए जो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जो 7 गैसेस की बात हमने अभी करी, उन सभी को क्या है, रिड्यूस करना होगा उनके इमिशन को। जितना ज़्यादा हम रिड्यूस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम ओजोन की लेयर को क्या है, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और ओजोन डे जो है किया जाता है, ये होता है आपका 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को ये ओजोन डे के रूप में हम मनाते हैं हर साल। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था क्लोरीन। क्लियर,
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ इकोलॉजी? फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है आपकी जो दो लोग हैं बेसिकली इसमें। देखिए ये वाले जो है ना, ये नाम अलेक्जेंडर वॉन, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन, इसका पूरा नाम की हम बात करें, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये इनका पूरा नाम है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। और ये कौन है? ये है एक बॉटनिस्ट, ठीक है, पर्शियन बॉटनिस्ट है, बेसिकली पर्शिया से संबंधित है, ये बॉटनिस्ट है और जियोग्राफर, नेचुरलिस्ट, एक्सप्लोरर, ठीक है, ये है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, ठीक है। क्योंकि देखिए इन्होंने ही जो है पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने स्टडी की किस पर, मतलब इकोलॉजी या इन्वायरमेंट के फैक्टर्स पर स्टडी की, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ईवीएस लिख देता हूँ मैं इन्वायरमेंट को, तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के रिलेशन के ऊपर इन्होंने क्या है, काफ़ी काम किया है, उसकी स्टडी को समझा है, उनके बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताया है, तो इस वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथेटिक जोन इज फाउंड? देखिए बेंथेटिक जोन जो है वो कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है व्हाट, देखिए वो देख बेंथेटिक जोन जो बेसिकली वाटर इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। कहाँ पर? वाटर सिस्टम इकोसिस्टम, या फिर इसे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये जो बेंथेटिक जोन है ये आपका लोवेस्ट लेवल ऑफ द वाटर होता है। देखिए अगर जो हम बात करें ये इस तरीके से, अगर जो हम वाटर बॉडी को कंसीडर करते हैं कि ये आपका पानी है टॉप लेयर, ये आपका बॉटम है, तो जो लोवेस्ट लेयर होगी ये वाली लेयर सपोज है ना, ये शेडेड एरिया जो है, ये लोवेस्ट लेयर को कहते हैं बेंथेटिक जोन, ठीक है, वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। और ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वाटर इकोसिस्टम, जिसके अंदर बेंथेटिक जोन आपको देखने को मिलता है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू अचीव बाय 2030? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं हम, अगर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 2030 तक अचीव करने हैं, इनमें से वो कौन सा नहीं है ना, तो ये पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है आप जितने भी देखिए कितने सस्टेनेबल गोल्स हैं, ये सस्टेनेबल गोल्स की जो संख्या है वो है कितनी, 17 सस्टेनेबल गोल्स की जो संख्या है, और जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं इस वाले जो टर्म को SDG, ठीक है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो वो 17 के 17 आपको पता होने चाहिए, और ये एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है कि पुअरिटी, नो पुअरिटी, गरीबी हटाओ, तो सबसे पहला जो गोल है वो है नो पुअरिटी। सेकंड नंबर पे आता है आपका जीरो हंगर, जीरो हंगर मतलब सबकी भूख मिटाओ आप, ठीक है, मतलब कोई भी दुनिया में भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ठीक है, हेल्थ से संबंधित है, सभी लोग स्वस्थ रहने चाहिए। फोर्थ आपका है क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, लोगों को, तो वो एक अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। फिर फिफ्थ है आपका जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है जो आपका फिफ्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। फिर सिक्स जो गोल है, छठा गोल, वो कहता है क्लीन वाटर, साफ पानी एंड सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई और पानी के बारे में, साफ पानी मिलना चाहिए, उसके बारे में बात करता है 6 नंबर का गोल। फिर हम बात करें 7th नंबर की बात, तो 7th के अंदर जो आता है आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में बात करता है। 8th नंबर आपका कहता है कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हमने अभी 8 कर लिए, थोड़ा सा क्लीन करअप कर देते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं 8 हो गए हमारे। 9th नंबर जो है वो बात करता है इंडस्ट्रीज में इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, देखिए इसे कहते हैं 3I, ठीक है, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 3I। फिर 10th नंबर पे आता है आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटी, जो असमानता है उसको कम करने की जरूरत है, देखिए बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी बट हाँ काफ़ी हद तक उसे कम किया जा सकता है। फिर हम बात करें आगे, तो जो आपका 11th नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है सस्टेनेबल सिटी
एंड कम्युनिटीज़ के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर 12th नंबर आपका आता है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हो वो फ्यूचर जनरेशन पे या जो हैबिट्स हैं ह्यूमन हैबिट्स उस पर क्या इफेक्ट रहेंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर 13th नंबर पे आता है क्लाइमेट एक्शन, जो पर्यावरण है उसके बारे में सोचना है, उसके लिए एक्शन लेना है कि पॉल्यूशन कम करना है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। फिर 4th है आपका लाइफ बिलो वाटर, बिलो वाटर। देखिए बिलो वाटर का मतलब हो गया जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में भी आपको सोचना है कि उनकी लाइफ साइकिल भी प्रॉपरली चलती रहे। ऐसा नहीं कि ना पानी गंदा करते रहे, समुद्र नदियाँ गंदी करते जा रहे हैं, ठीक है, गंदा करते जा रहे हैं, जिससे क्या उनकी लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो जा रही है, तो उसको भी बचाना है, ठीक है। फिर हम बात करें 5th नंबर पे, तो आती है आपकी लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। देखिए अब लाइफ ऑफ लैंड क्या हो गया, मतलब इसमें क्या ह्यूमन बींग्स भी आ गए और आपके एनिमल्स भी आ गए, ठीक है, जो जानवर वगैरह सभी रहते हैं धरती पर उन सब के बारे में बात करनी है आपको। 16th है आपका पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन मतलब शांति, और अगर जो कहीं अपराध होता है या कोई गलत चीज़ होती है तो उसके लिए जस्टिस का जो सिस्टम है उसको अच्छे से डेवलप करना। फिर लास्ट है 17th जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल, अचीव द गोल, अचीव द गोल। देखिए ये सारे गोल जो है ना, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर लेंगे। जैसे आपका क्लाइमेट वाला है, ऐसा नहीं है कि अगर जो इंडिया का है कि सिर्फ हम ही करेंगे। भाई देखिए इन्वायरमेंट में जो हवा है वो सबके लिए कॉमन है, उसके लिए कोई बाउंड्री तो है नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या एक दूसरे का सहयोग करते हुए या हमें इन जो अबव सारे गोल्स हैं इनको अचीव करना है, ठीक है। तो देखिए जेंडर इक्वलिटी की हमने बात कर ली, क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए अब हम ठीक है इसे क्लीन कर देते हैं। तो हमने अभी तक बात कर ली पूरे 17 के 17 जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टॉपिक्स है, बेसिकली हमने उनको डिस्कस कर लिया टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो उन टॉपिक्स में से देखिए जेंडर इक्वलिटी की बात करी गई है, उसमें हमने यहाँ पूछा कि नॉट है ना, जो नहीं है, जीरो हंगर, ये तो सेकंड ऑप्शन था आई थिंक, है ना, कि भूखा नहीं रहना किसी को। अच्छी हेल्थ ये आपका आई थिंक थर्ड पॉइंट था, है ना। स्पेस रिसर्च ये कुछ नहीं है, वेलबींग स्पेस रिसर्च वेलबींग हटा दीजिए, स्पेस रिसर्च के बारे में। तो स्पेस रिसर्च ये कोई हमारा जो 17 टॉपिक्स हमने अभी तक कवर किए उनमें कहीं भी स्पेस रिसर्च के बारे में कोई बात नहीं की गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेस रिसर्च, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करें थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, जो आपका ये प्रोग्राम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला, ठीक है, इसको सितंबर 2015 के अंदर, ठीक है, जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसके अंदर इसे अडॉप्ट किया गया था। ये कहा गया कि भाई देखिए सितंबर 15 2015 तो हम 2030 तक, मतलब ये 15 साल के अंदर ये हम सारे जितने भी 17 गोल्स हैं सेट किए हैं उनको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, इस टारगेट को अचीव करने की पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी, ठीक है। ये सितंबर में हुआ था, यूएनजीए के द्वारा अडॉप्ट किया गया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वॉज द फर्स्ट टू बी स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के द्वारा वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो सबसे पहले, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब दैट मीन्स आफ्टर आफ्टर 1947 के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा है जिसको भारत सरकार ने स्टैब्लिश किया बायोस्फीयर रिजर्व पहली बार, ठीक है। मोस्टली जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है या नेशनल पार्क हैं वो आफ्टर 47 के बाद ही हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है, मोस्टली। चलिए फिर अब अगर जो हम बात करें तो इंडिविजुअली हम सभी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। जो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1989 के अंदर, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल के अंदर, जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरबन डेल्टा, ये सारा जो चीज़ें हैं, जितनी भी नाम चीज़ों पे सुंदरबन नाम आपको दिख जाए वो समझ लो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल के अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसकी स्थापना हुई थी 1986 के अंदर, 1986 में। और ये कहाँ फैला हुआ है, ये फैला हुआ है आपका तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में, ठीक है। तो ये 3 स्टेट्स में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 86 में, 89 10
गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, इसकी भी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1989 के अंदर। देखिए दोनों सेम ईयर में हुए, ठीक। और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये साउथ ऑफ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है उसके साउथर्न जो पार्ट है, दक्षिणी छोर, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बेसिकली केरला के बॉर्डर के साथ में शेयर करता है थोड़ा सा, बट मोस्टली क्या है, तमिलनाडु के साउथ में। नंदा देवी बायोस्फीयर, देखिए जहाँ पर आपको नंदा देवी मिल जाए, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व या नंदा देवी हिल्स, पहाड़, माउंटेन, वो सारा कहाँ आपको मिलेगा, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर। और इसकी जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ये हुई थी 1988 के अंदर, ठीक है। तो देखिए इनमें से सबसे पहले कौन सा हुआ, वो हुआ 1986 का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रिन्यूएबल सोर्सेज आपको पता ही है, वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो दोबारा से आपको मिल सकते हैं, रिन्यू होते हैं आफ्टर सम टाइम। नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज़ हो गए, ख़त्म हो गए, तो उसके बाद वो दोबारा नहीं मिलते। तो देखिए जो हाइड्रो है, पानी से जो एनर्जी मिलेगी वो आपको दोबारा से मिल सकते हैं, ठीक है। विंड आपका रिन्यूएबल सोर्स है, सोलर आपका रिन्यूएबल सोर्स है। तो इनमें से कोई सा भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो। हाँ बोलो। ये जो मोबाइल बन के आ गया, बूट कर रहा है, बूट कर रहा है, ये चीन वाला वायरस वायरस तो नहीं है? बूट कर रहा है, थोड़ी देर में अपने आप आ जाएगा। अब वो लगा के छोड़ दे चार्ज में। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये पूछा गया। तो देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, ये वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो डायरेक्टली एमिट नहीं होते हैं, डायरेक्टली एमिट नहीं तो नहीं निकलते हैं, कहाँ से, प्राइमरी सोर्स से। बेसिकली जो सोर्स होता है आपका पॉल्यूशन का, वहाँ से डायरेक्टली नहीं निकलते, ये इनडायरेक्टली फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है, आंसर है इस क्वेश्चन का, वो है ओजोन। और ओजोन को आप किस तरीके से लिखते हैं, O3 के टर्म में लिखा जाता है, ठीक है। और ओजोन जो आपको कहाँ पर मिलता है देखने को, ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर की जो लेयर है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है ओजोन की परत। और जो हमें बताता है किससे, प्रोटेक्ट करता है हमें, जो सन की अल्ट्रावायलेट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ओजोन की जो लेयर है बेसिकली, उसको डिप्लीट करने के लिए जो एक मेन गैस है वो रिस्पॉन्सिबल, जो एक बेसिकली ग्रीन हाउस गैस जो है मेन रिस्पॉन्सिबल है, वो है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपकी, जैसे एसी है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, वहाँ से इमिट होती है, निकलती है बेसिकली, ठीक है, क्लियर। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की। तो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के कुछ और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो ओजोन है आपका, दूसरा होता है पैन, ठीक है। पैन मतलब पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। स्मॉग इज ऑल्सो अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फिर हम बात करें यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एक तरीके की टॉक्सिक गैस है, टॉक्सिक गैस है। ये कहाँ से निकलती है एक्चुअली, ये देखिए जब आप मैच स्टिक, जो माचिस होती है मैच स्टिक, ठीक है, इसे जलाते हैं तो एक तरीके की जो स्मेल आती है, ठीक है, बर्न होने पर, माचिस के जलने पर, तो वो किसकी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 लिखते हैं इसे, सल्फर डाइऑक्साइड आपका SO2 लिखा जाता है। और ये कार्बन सॉरी मोनोऑक्साइड है, नॉट डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी आपकी क्या है, एक तरीके की टॉक्सिक गैस है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होती है पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। जिन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन मटेरियल प्रेजेंट होता है वो आधे बर्न हो रहे हैं, अगर जो पूरे बर्न नहीं हो पाता, कंप्लीटली कंप्लीट कंबशन नहीं होगा उस पार्टिकल का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। फ्रॉम द अनबर्न कार्बन से आपको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो मिलती है। और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओजोन। तो देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको मिल गया, ओजोन, ठीक है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसे कहते हैं रोटरडैम रोटरडैम कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक कन्वेंशन है या एक एग्रीमेंट है वर्ल्ड वाइड, जिसमें दुनिया के कई सारे देशों ने एग्रीमेंट साइन किया वॉलेंटरली,
कि वो लोग जो है, जो ये टॉक्सिक गैसेस हैं, बेसिकली जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, इनका इमिशन पर रोक लगाएंगी, या फिर जितना ज़्यादा हो सके कि उन गैसेस के इमिशन पर रिडक्शन लगाएंगी। ठीक है, इन गैसेस को रिड्यूस करेंगी इन्वायरमेंट में फैलने से। ठीक है, और ये जो कन्वेंशन हुआ था, ये हुआ था आपका रोटरडैम कन्वेंशन। ये हुआ था, रोटरडैम शहर है कहाँ पर, नीदरलैंड के अंदर, नीदरलैंड के अंदर। और ये हुआ था 10 सितंबर 1998 के अंदर। ठीक है, ये तो साइन हुआ। उसके बाद जो है ये एक्चुअली इन्फो, ये तो साइन होके तो रख गया भैया, एक्चुअली में इनेक्ट नहीं हुआ। तो इनेक्ट जब हुआ, ये चालू हुआ, काम करना जब चालू किया, मतलब इस पे जो देशों ने एक्चुअल में काम करना चालू किया, वो चालू किया था 24 फरवरी 2004 के अंदर। ठीक है, तो ये सब था आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट और ओजोन से रिलेटेड कुछ चीज़ें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन के बारे में हमने अभी पिछले ही पार्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है, कोई बात नहीं, चलो फिर से यहाँ पर हम देख लेते हैं इसको क्वेश्चन फॉर्म में। जो रोटरडैम कन्वेंशन है वो किसके बारे में डील करता है? ये डील करता है आपके, देखिए, रिड्यूसिंग न्यूक्लियर वेपन के बारे में बिल्कुल बात नहीं करता है। लिमिट द यूज ऑफ टॉक्सिक स्टॉक पाइल केमिकल्स, देखिए बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा था, आपके जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर या अदर सोर्सेज में, तो उनको क्या है, उनको प्रोडक्शन को रिड्यूस करना है। वो इस रोटरडैम कन्वेंशन का मेन उद्देश्य था। और रोटरडैम कहाँ पर है आपका? नीदरलैंड के अंदर एक जगह है, नीदरलैंड। ठीक है, और ये साइन हुआ था 1998 को। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन डू ग्रीन हाउस गैसेस इमिटेड? जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो किस तरीके की रेडिएशन जो है इमिट करती हैं? ठीक है, तो उन रेडिएशन से क्या होता है कि जो आपकी लेयर है, ओजोन लेयर, उसको डिप्लीशन का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी रेज होती हैं, वो होती है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, जिन्हें कहते हैं IR शॉर्ट में लिखा जाता है, इंफ्रारेड रेज। तो इनकी वजह से क्या होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपका प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आ रही हैं, वो तो देखिए एक्चुअली ये जो रेडिएशन के बारे में, ये एक्चुअली इमिशन से नहीं है, ये पार्ट पूछा गया एक्चुअली ग्रीन, ओके, इमिशन से। देखिए इंफ्रारेड रेडिएशन क्या करती है कि जो ये आपकी गैसेस हैं बेसिकली, ठीक है, ये गैसेस आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती हैं। ट्रैप होने से क्या होगा कि जो एटमॉस्फेयर है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है, ट्रैप होने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का होने का चांस, जो कारण है, मेन कारण यही है, जो रेडिएशन सन की तरफ से अर्थ में आती हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट बैक, देखिए ये आपका अर्थ सरफेस है, सन से जो रेज आई, देखिए मोस्टली जो इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से जो अर्थ रेज है, इनको वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाना चाहिए मोस्टली, ठीक है, ज़्यादातर। बट इस रेडिएशन की वजह से क्या है, ये सारी जो रेज अंदर तो आ गई, बट ये आपके जो एटमॉस्फेयर है इसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाती है, बाहर नहीं वापस चली जा पाती। तो जिसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो सरफेस है, टेम्परेचर वो क्या हो जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो ये था हमारे जो आपका पार्ट 4 है, आई थिंक, है ना, इकोलॉजी का पार्ट 4, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का पार्ट 4, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, ज़्यादा कोई क्रिटिकल या टफ क्वेश्चंस नहीं थे इस वीडियो में। तो अगर जो कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपका एक छोटा सा और एक काम है आपके लिए, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।